नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया, सूरज किसी काम को अकेले 6 दिनों में समाप्त कर सकता है। उसने उस कार्य को 3 दिनों तक किया और शेष कार्य राजू ने 14 दिनों में समाप्त किया। राजू इसी कार्य को अकेले कितना दिनों में समाप्त कर सकता है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सूरज जो है पूरे एक काम को 6 दिन में कर रहा है। सूरज जो है पूरे एक काम को 6 दिनों में कर रहा है। 6 दिनों में पूरे एक काम को कर रहा है। और हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है कि सूरज जो है 3 दिन तक काम कर रहा है। सूरज जो है 3 दिन तक काम कर रहा है। तो देखिए सूरज एक दिन में कितना काम करेगा। सूरज जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 1/6 यूनिट काम करेगा। अगर पूरे 6 दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/6 यूनिट। अब देखिए सूरज 3 दिन तक काम कर रहा है। सूरज जो है 3 दिन तक काम कर रहा है, तो सूरज 3 दिन में कितना काम करेगा, हम इसमें 3 से गुना कर लेंगे 1/6 में, यानी यहां से हमारा क्या हो जाएगा 1/2। यानी सूरज उस काम का 3 दिन में 1/2 काम कर रहा है और शेष काम को राजू कर रहा है। तो देखिए शेष काम कितना बच जाएगा, हम शेष काम यहां से निकालेंगे। पूरा हमारा काम क्या है, 1 यूनिट है। पूरा हमारा काम क्या है, 1 यूनिट, जिसमें से सूरज जो है 1/2 यूनिट काम कर लिया, यानी शेष काम कितना बच गया, 1/2 यूनिट। इस 1/2 यूनिट काम को राजू कर रहा है। इस 1/2 यूनिट काम को राजू कर रहा है और राजू कितना समय ले रहा है, 14 दिन का समय ले रहा है। राजू जो है 14 दिन का समय ले रहा है। तो अगर पूरे 1 यूनिट काम को राजू करेगा तो कितना समय लेगा, यानी हम यहाँ से क्रॉस गुना कर लेंगे। यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 28 दिन। यानी उस पूरे एक काम को अगर राजू करेगा तो कितना समय ले लेगा, 28 दिन का समय ले लेगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया, एक घोड़ा एक खंबे से एक रस्सी के सहारे बंधा है। घोड़ा रस्सी को सीधा रखते हुए वृत्तीय कक्ष में घूमता है। जब यह 44 मीटर की दूरी तय करता है तो केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाता है। रस्सी की लंबाई क्या है, हमें क्या निकालना है, रस्सी की लंबाई निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले एक फिगर से समझते हैं। देखिए हमने मान लिया कि ये हमारा एक खंबा है। इस खंबा से रस्सी के सहारे जो है घोड़ा बंधा हुआ है। इस खंबा से रस्सी के सहारे घोड़ा बंधा हुआ है और घोड़ा जो है वृत्तीय कक्ष में घूम रहा है। वृत्तीय कक्ष में घूम के अगर 44 मीटर का दूरी तय कर रहे हैं, 44 मीटर का दूरी तय कर रहे हैं, तो केंद्र पर यानी खंबे पे 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं। खंबे पे 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो हमें क्या निकालना है, इस रस्सी की लंबाई निकालना है। तो देखिए एक हमारा क्या बन गया, ये हमारा एक त्रिज्यखंड बन गया, जिसमें हमें क्या दिया हुआ है, हमें एंगल दिया हुआ है और हमें चाप की लंबाई दिया हुआ है। तो हम यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, रस्सी की लंबाई। अब देखिए हमारा चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, हमें चाप की लंबाई दिया हुआ है, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, चाप की लंबाई हम कैसे निकालते हैं। चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 2πr इंटू थीटा बटा 360 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इंटू थीटा बटा 360 डिग्री। अब देखिए हम यहाँ वैल्यू रखेंगे। हमें जो है चाप की लंबाई क्या दिया हुआ है, चाप की लंबाई जो दिया हुआ है 44 मीटर दिया हुआ है। चाप की लंबाई क्या दिया है, 44 मीटर। 2 इंटू पाई का हम वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू आर, और थीटा हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 60 डिग्री दिया हुआ है, बटा क्या हो जाएगा 360 डिग्री। हम इस 60 से 360 को काटेंगे तो ये 6 बार में जाएगा। हम यहाँ से 22 में अगर 2 से गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 44, यानी हमारा 44 से 44 यहाँ कट जाएगा। हम यहाँ से क्रॉस गुना कर लेंगे, यानी यहाँ से हमारा रेडियस क्या निकल के आ जाएगा, रेडियस निकल के आ जाएगा 42 मीटर। रेडियस हमारा क्या निकल के आ गया, 42 मीटर। और हमें क्वेश्चन में निकालना क्या था, रस्सी की लंबाई। रस्सी की लंबाई यहाँ क्या होगा, रेडियस होगा, यानी रस्सी की लंबाई हमारा क्या निकल के आ गया, 42 मीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया 5 - 8 + 2 × √15 बटा 4 - 1/8 + 2 × √15 का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, इसका मान निकालना है। तो देखिए हम यहाँ से इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 5 माइनस, देखिए हम इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, यानी एक हमारा ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 8 + 2 × √15 बटा क्या हो जाएगा 4 प्लस हमारा क्या हो जाएगा 1/8 + 2 × √15। अब देखिए ये बटे में हमारा क्या है, √15 है, तो हम इसे हटाने के लिए हम इसका परमीकरण कर लेते हैं। यानी हम यहाँ से इसे लिखेंगे 5 - 8 + 2 × √15 बटा हमारा क्या हो जाएगा 4
प्लस 1/8 प्लस 2 इंटू √15 गुना क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 इंटू √15 बटा क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 इंटू √15। अब देखिए हम यहाँ से जब गुना करेंगे यानी हम यहाँ से इसे लिखेंगे 5 माइनस 8 प्लस 2 इंटू √15 बटा क्या हो जाएगा 4 प्लस हम इसमें जब गुना करेंगे तो ऊपर हमारा क्या आ जाएगा 8 माइनस 2 इंटू √15 बटा हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा किस फॉर्म में बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी हम यहाँ से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा a स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, माइनस हम अगर 2 इंटू अगर √15 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और √15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 15, यानी 4 इंटू 15 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से इसे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं 5 माइनस 8 प्लस 2 इंटू √15 बटा क्या हो जाएगा 4 प्लस का ये हमारा क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 इंटू √15 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को हम ऐड करेंगे, यानी हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं 5 माइनस 8 प्लस 2 इंटू √15 प्लस 8 माइनस 2 इंटू √15 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा प्लस का 2 इंटू √15 और माइनस का 2 इंटू √15 कट जाएगा, यानी यहाँ से हमारा बच क्या गया, यहाँ से हमारा क्या बच जाएगा 5 माइनस ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या बच गया 8 प्लस 8 यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 बटा 4। अब देखिए यहाँ से हमारा हो जाएगा 5 माइनस 4 यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 1 निकल के आ गया, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 1 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 1 प्लस एक्स के होल क्यू के प्रसरण में एक्स क्यू और एक्स स्क्वायर के गुणांकों का अनुपात क्या होगा। हमें क्या निकालना है, एक्स क्यू और एक्स स्क्वायर के गुणांक का हमें रेशियो निकालना है। तो देखिए इसके लिए हमें सबसे पहले एक्स क्यू और एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें पता करना पड़ेगा। अब देखिए एक्स क्यू और एक्स स्क्वायर का हम गुणांक कैसे निकाल सकते हैं, हम इसका प्रसारण करेंगे तो वहां से हमारा एक्स क्यू और एक्स स्क्वायर का गुणांक पता चल जाएगा। अब देखिए ये जो हमें दिया हुआ है, ये हमें क्या दिया हुआ 1 प्लस एक्स का होल क्यू, यानी ये जो है किस फॉर्म में है, ए प्लस बी के होल क्यू के फॉर्म में है। तो देखिए ए प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। अब देखिए इस फॉर्मूला में हम रखेंगे, यहां हमें क्या दिया हुआ है, यहां दिया हुआ 1 प्लस एक्स का होल क्यू दिया हुआ है। देखिए ए के जगह हमें क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, यानी 1 का क्यू करेंगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस बी के जगह हमें क्या दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है, यानी एक्स का क्यू क्या हो जाएगा एक्स क्यू हो जाएगा, प्लस यहां हमें ए के जगह क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और बी के जगह हमें क्या दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है, यानी यहां से हमारा क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस अब देखिए यहां हमारा ए के जगह क्या दिया हुआ 1 दिया हुआ है और बी के जगह x दिया हुआ है, यानी यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहां से हमें एक्स क्यू का गुणांक पता चल गया और एक्स स्क्वायर का गुणांक पता चल गया। देखिए एक्स क्यू का गुणांक कितना है, एक्स क्यू का जो गुणांक है वो कितना है 1 है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3 है। तो हमें क्या निकालना था, एक्स क्यू और एक्स स्क्वायर के गुणांक का हमें रेशियो निकालना था। तो यहां से हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 1:3 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 21,000 रुपए की पूंजी निवेश की तथा कुछ समय के बाद बी ने 36,000 रुपए निवेश करके उस व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक को समान लाभ प्राप्त हुआ हो तो बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। हमें क्या निकालना है कि बी जो है कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ, उस समय को हमें निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में अंतिम में दिया हुआ है कि यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक को समान लाभ प्राप्त हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों को बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है, यानी अगर हम यहां से लाभ का रेशियो निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। अब देखिए हम लाभ का रेशियो कैसे निकालते हैं, लाभ के रेशियो निकालने के लिए हम पूंजी का रेशियो निकाल के और समय का रेशियो निकाल के हम गुना करते हैं तो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आता है। अब देखिए हमें ए का पूंजी दिया हुआ है और बी का हमें पूंजी दिया हुआ है, और ए जो है व्यापार की शुरुआत कर रहा है और टोटल हमारा समय क्या है 1 वर्ष का समय है, यानी ए का पूंजी जो है टोटल 1 वर्ष के लिए लगा होगा, और बी का हमें समय नहीं पता है। तो देखिए हम यहां से बी का समय कुछ मान ले और ए का समय हमें पता है,
तो हम यहाँ से समय का रेशियो निकाल के और दोनों के पूंजी का रेशियो निकाल के गुना करेंगे तो हमारे क्या निकल के आएगा, लाभ का रेशियो निकल के आएगा। और जो हमारा लाभ का रेशियो क्या है, 1:1 है। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं ए बटा बी, यानी ए का पूंजी कितना है, 21,000 रुपये है। ए का पूंजी कितना है, 21,000 रुपये है। बी का पूंजी कितना है, 36,000 रुपये है। बी का पूंजी कितना है, 36,000 रुपये। ए का जो समय है व्यापार में कितना समय के लिए लगा रहा है अपना पूंजी, 12 महीना के लिए। और बी का हमें समय नहीं पता है तो हमने मान लिया बी का समय x। यहाँ से अगर हम पूंजी का रेशियो निकाल के और समय का रेशियो निकाल के गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, लाभ का रेशियो। और लाभ का रेशियो क्या है, 1:1 है। अब देखिए हम यहाँ से 3 जीरो को काट सकते हैं। हम इस 12 से अगर 36 को काटेंगे तो ये 3 बार में जाएगा। हम इस 3 से अगर 21 को काटेंगे तो ये 7 बार में जाएगा। यहाँ से अगर हम क्रॉस गुना कर लेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 7 माह। x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, 7 माह। यानी बी का जो पूंजी है 7 माह के लिए व्यापार में लगा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि बी जो है कितना महीना बाद व्यापार में शामिल हुआ होगा। टोटल समय क्या है, 12 महीना के लिए, टोटल समय है 12 महीना का। और बी का जो पूंजी है 7 महीना के लिए व्यापार में लग रहा है। इसका मतलब हुआ कि बी जो है 5 माह बाद व्यापार में शामिल हुआ होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 5 माह। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया, एक कार 60 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 1 घंटा में तय करती है। एक अन्य कार जो 40 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही है को इस दूरी को तय करने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए दूरी क्या है, हमारा फिक्स है। डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। देखिए डिस्टेंस जब हमारा फिक्स होता है तो अगर हम स्पीड का रेशियो निकालते हैं तो स्पीड के रेशियो का अपोजिट हमारा क्या हो जाता है, टाइम का रेशियो हो जाता है। तो देखिए हमें स्पीड दोनों का पता है तो हम यहाँ से अगर स्पीड का रेशियो निकालेंगे, डिस्टेंस हमारा क्या है, फिक्स है। तो अगर हम यहाँ से स्पीड का रेशियो निकालेंगे, एक का स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर घंटा, और दूसरे का स्पीड क्या दिया है हमें, दूसरे का स्पीड दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए हम यहाँ से अगर स्पीड का रेशियो निकालेंगे तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, हम इसे 20 से काट लेते हैं। 20 से ये 60 जो है 3 बार में जाएगा और 40 2 बार में जाएगा। यानी स्पीड का रेशियो क्या निकल के आ गया, 3:2 निकल के आ गया। तो यहाँ से हमारा टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। यानी टाइम का रेशियो हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। अब देखिए जो 60 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जा रहा होगा उसे अगर 2 यूनिट का समय लग रहा होगा, तो जो 40 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जाएगा उसे कितना समय लगेगा, 3 यूनिट का समय लगेगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो 60 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जा रहा है उसे 1 घंटा का समय लग रहा है। यानी इस 2 यूनिट का हमें वैल्यू दिया हुआ है, इस 2 यूनिट का हमें वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1 घंटा दिया हुआ है। तो हम यहाँ से 3 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 घंटा हो जाएगा। यानी 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 यूनिट का जो वैल्यू हो जाएगा 3/2 घंटा हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 3/2 घंटा। जो कार जो है 40 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से आएगी तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लग जाएगा, 3/2 घंटा का समय लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, 2 वर्ष पूर्व एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी जिसमें 8 सदस्य थे। एक बच्चे के जन्म होने के बाद परिवार की वर्तमान आयु अभी भी समान है। बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, बच्चे की वर्तमान आयु निकालना है। अब देखिए पहले जो है परिवार में 8 सदस्य थे और एक बच्चे का जन्म हो गया, यानी अब परिवार में सदस्य कितने हो गए, 9 सदस्य हो गए। और हमें क्वेश्चन में 2 वर्ष पहले का हमें क्या दिया हुआ, 8 सदस्य का औसत आयु दिया हुआ है। 8 सदस्य वाले परिवार का हमें औसत आयु 2 वर्ष पहले का क्या दिया हुआ है, 18 वर्ष दिया हुआ है। तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। वर्तमान में कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। और एक बच्चे का जन्म हुआ और अब परिवार में सदस्य की संख्या कितना हो गया, 9 हो गया। लेकिन औसत आयु हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि वर्तमान आयु अभी भी समान है। यानी पहले अगर 18 वर्ष थी तो अभी भी क्या है, 18 वर्ष ही है 9 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु। अब देखिए एक बच्चे की आयु वर्तमान में जो है 8 सदस्य की औसत आयु कितना है, 20 वर्ष है। और जब हमने इसमें एक बच्चे की आयु शामिल कर लिया तो औसत आयु कितना हो गया, 18 वर्ष हो गया। यानी प्रत्येक सदस्य की आयु में 2 वर्ष का कमी हो गया। प्रत्येक सदस्य के आयु में 2 वर्ष का कमी हो गया। और सदस्य कितने हैं, 8 सदस्य हैं। यानी 8 सदस्य के आयु में टोटल कमी कितना हो जाएगा, हम यहाँ से गुना कर लेंगे। अगर 2 में अगर 8 से गुना कर लेंगे तो कितना कमी हो गया, 16 कमी हो गया। यानी जो बच्चा का आयु होगा उसे 18 बनाने के लिए प्रत्येक सदस्य जो है 2-2 दिए होंगे और टोटल कितना दिए होंगे, 16 वर्ष दिए होंगे। तब जाके बच्चा का आयु भी 18 वर्ष हुआ होगा। क्योंकि यहाँ अगर 9 सदस्य का औसत आयु अगर 18 वर्ष है, यानी प्रत्येक 9 सदस्य का आयु कितना हुआ होगा, 18 वर्ष। यानी बच्चा जो है 18 वर्ष का तो नहीं है, लेकिन प्रत्येक सदस्य जो है अपने आयु में से 2 वर्ष दे के बच्चा का आयु क्या बना रहे हैं, 18 वर्ष बना रहे हैं। यानी टोटल कितना दिए होंगे, 16 वर्ष। और यहाँ औसत आयु क्या है,
18 वर्ष, यानी यहाँ से बच्चा का आयु क्या निकल के आ जाएगा, हम इस 18 में से 16 माइनस करेंगे, हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 2 वर्ष। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 2 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 4 घंटियां क्रमशः 5, 6, 8 तथा 9 सेकंड के अंतराल पर बजती है। सभी घंटियां किसी समय एक साथ बजती है, तो पुनः एक साथ कितने समय बाद बजेगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पहली जो घंटी है वो 5 सेकंड के अंतराल पे बजती है, दूसरी 6 सेकंड के अंतराल पे, तीसरी घंटी जो है वो 8 सेकंड के अंतराल पे बजती है, और चौथी जो घंटी है वो 9 सेकंड के अंतराल पे बजती है। तो हमें क्या निकालना है कि अगर सभी घंटियां एक साथ बजी तो दोबारा कब एक साथ बजेगी, हमें उस समय को निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा समय अंतराल दिया हुआ है हम उसका एलसीएम निकालेंगे। हमारा समय अंतराल क्या दिया हुआ है कि पहली घंटी जो है 5 सेकंड के अंतराल पे, दूसरी 6 सेकंड के अंतराल पे, तीसरी 8 सेकंड के अंतराल पे, और जो चौथी है वो 9 सेकंड के अंतराल पे बजती है। तो हम इसका सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़े नंबर का हम फैक्टर करते हैं, यानी हम 9 का फैक्टर करेंगे। यहां सबसे बड़ा क्या है, 9 है, तो 9 का हम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुने 3 हो जाएगा। उसके बाद हम 8 का फैक्टर करेंगे, 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 8 का जो फैक्टर हो जाएगा 2 गुने 2 हो जाएगा। उसके बाद हम 6 का फैक्टर करेंगे, 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 गुने 2, 3 हमारा है और 2 भी है। उसके बाद हम 5 का फैक्टर करेंगे, 5 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 5। अब देखिए हम यहाँ गुना कर लेंगे, हम यहाँ गुना करेंगे 2 गुने 2 4, 4 गुने 2 कितना हो जाएगा 8, 8 में हम 5 से गुना कर लेंगे कितना हो जाएगा 40, 40 में अगर हम यहाँ 9 से गुना कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 360, 40 में अगर 9 से गुना कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 360, यानी सभी घंटियां एक साथ बजने के 360 सेकंड बाद दोबारा एक साथ बजेगी। अब देखिए हमारा समय क्या निकल के आ गया, 360 सेकंड निकल के आ गया। तो हम इसे अगर मिनट में चेंज कर लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 मिनट हो जाएगा। यानी चारों जो घंटी है एक बार एक साथ बजेगी, उसके 6 मिनट बाद पुनः दोबारा एक साथ बजेगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 6 मिनट। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया एक किताब को 96 रुपए में बेचने से जो प्रतिशत लाभ होता है उसका संख्यात्मक मान उस किताब के क्रयमूल्य के बराबर है। उस किताब को बेचने से कितने रुपए का लाभ हुआ। हमें क्या निकालना, लाभ निकालना है। हमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में एसपी दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में एसपी दिया हुआ है। एसपी हमें क्या दिया हुआ है, 96 रुपया दिया हुआ है। हमें एसपी दिया हुआ है 96 रुपया, और हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसे 96 रुपए में बेचने पे जो प्रॉफिट हो रहा है उसका संख्यात्मक मान किताब के क्रयमूल्य के बराबर है। तो हमने मान लिया कि x% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी इसका सीपी क्या हो जाएगा, इसका सीपी हो जाएगा x रुपया हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से अगर एसपी निकालेंगे, सीपी जो है x रुपया है और x% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम यहां से अगर एसपी निकालेंगे तो एसपी क्या करेंगे, हम अगर सीपी में प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो हमारा एसपी निकल के आ जाएगा। सीपी कितना है, x रुपया है, और यहां प्रॉफिट कितना हो रहा है, x% का हो रहा है, यानी हम इस x का x% निकालेंगे, इस x का x% निकालेंगे, ये किसके बराबर आ जाएगा, एसपी के बराबर। और एसपी हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 96 रुपया दिया हुआ है। अब देखिए हम यहां से या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लें तो यहां से हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, या हम ऑप्शन से चेक कर लें। अब देखिए हमने मान लिया कि 30 रुपए का उसे प्रॉफिट होता, 30 रुपए का प्रॉफिट होता 96 रुपए में बेचने पे, यानी उसका सीपी कितना हो जाता, हम इस 96 में से 30 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 66। तो देखिए अगर हम 66 का 66% निकालेंगे तो हमारा 30 नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए तो हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन बी में क्या दिया, 36 रुपया। तो देखिए अगर 96 रुपए में बेचने पे अगर 36 रुपए का लाभ होता तो यहां सीपी क्या हो जाता, यहां जो सीपी हो जाता 60 रुपया हो जाता। तो देखिए अगर हम 60 का अगर 60% निकालेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 36, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 36 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 36 निकल के आ गया कि अगर उसे 96 रुपए में बेचा जाएगा तो 36 रुपए का लाभ होगा, यानी यहां से इसका सीपी क्या हो जाएगा, 60 रुपया। 60 रुपए का सीपी है और 60% का उसे लाभ हो रहा है, यानी लाभ कितना हो जाएगा, 36 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 36 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक हमारा सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, हम इस सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम यहां से इसे क्या लिख सकते हैं, हम इस 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इस 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर का होल स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, इंटू ये हमारा क्या है 0.01 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 0.1 के पावर क्यूब का होल पावर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। 1/3 माइनस हम इसे क्या लिख सकते हैं, 0.0016 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 0.2 के पावर 4 का होल पावर, हम इसे क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं।
ये हमारा क्या है 3 की पावर 0। अब देखिए किसी भी चीज का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, यानी 3 के पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। प्लस ये हमारा क्या है 5/4 के पावर -1। अब देखिए पावर में -1 है तो हम माइनस हटाने के लिए हम इसे क्या करेंगे 1/5 के पावर 4 का होल पावर 1 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से हमारा 2 से 2 कट जाएगा, इस 3 से हमारा 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। यहाँ हमारा क्या बच गया, यहाँ हमारा बच गया 10 गुने 0.1 माइनस 0.2 गुने 1 प्लस ये हमारा 4 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4/5। अब देखिए यहाँ से हम यहाँ से अगर 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस अगर हम इसमें 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, प्लस अगर हम 4 में अगर 5 से भाग दे देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं, इसे अगर इन दोनों को ऐड कर लें तो ये हमारा हो जाएगा 1.8 माइनस 0.2, यानी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 1.6 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 1.6 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 1.6 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।